दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़ा एक शब्द है सेटलमेंट, जिसके बारे में लॉकडाउन के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च किया और इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का सेटलमेंट कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दो चीजों को जान लीजिए। नंबर 1, सेटलमेंट क्या होता है। नंबर 2, सेटलमेंट क्यों होता है। देन हम बात करेंगे कि सेटलमेंट कितने का होता है और कितने का करना चाहिए। नंबर 1, सेटलमेंट क्या होता है। तो सेटलमेंट एक तरह से कहिए कि बैंक के तरफ से प्रपोजल होता है अपने कस्टमर के लिए। जो अमाउंट ड्यू होता है उसमें कुछ निगोशिएट करके, कम बेसी करके अमाउंट को सेटल कर देना, यानी कि एक तरह से कहें कि मामले को रफा दफा कर देना, कम बेसी अमाउंट लेकर के। अब ये कम बेसी का कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट कस्टमर्स का राइट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सेटलमेंट कस्टमर्स का राइट नहीं, बल्कि ये एक ऑप्शन है जो बैंक की तरफ से ऑफर किया जाता है। अगर कोई कस्टमर अपने बैंक से बार बार ये कहता है कि हमारा सेटलमेंट करो, हमारे अमाउंट का सेटलमेंट करो, तो ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये कस्टमर्स का राइट नहीं है, बल्कि बैंक की तरफ से मिलने वाला एक ऑफर होता है, एक प्रपोजल होता है, एक ऑप्शन होता है ड्यू अमाउंट को सेटलमेंट करने का, ताकि कस्टमर भी इस झंझट से बाहर आ जाए और बैंक का जो एक बही खाता होता है वो भी क्लियर हो जाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सेटलमेंट क्यों होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उससे हमने खर्च करके कुछ ईएमआई बनवा लिए, या फिर हमने कोई पर्सनल लोन लिया और उसका ईएमआई बनवा लिया। 1 महीना 2 महीना पेमेंट किया क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, तो क्या हुआ, हमारा जॉब चला गया, हमारी आमदनी खत्म हो गई, हम लोन की ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, हमारा हर एक ईएमआई डिफॉल्ट हो रहा है। 1 महीना 2 महीना 3 महीने हर बार डिफॉल्ट हो रहा है, हम कुछ भी पेमेंट नहीं कर पा रहे या करने की सलाहियत में नहीं। तो फिर होता क्या है कि बैंक के जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिकवरी टीम होती है, वो बार बार हमें कॉल करती है कि पेमेंट करो पेमेंट करो, लेकिन शुरुआती फेज में सेटलमेंट ऑफर नहीं होता है। सेटलमेंट की बात कहां पर पहुंचती है, आप इसको समझिए। बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हर बार, हर 2 दिन 3 दिन डेली, कभी कभी 4-4 5-5 कॉल आ जाते हैं कि भाई पेमेंट करो पेमेंट करो। पेमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई इनकम नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि हमारा अकाउंट जो होता है वो डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कि बैंक हमें डिफॉल्ट घोषित कर देती है और हमारे केस को थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को हैंडओवर कर देती है। अब थर्ड पार्टी जो एजेंट होते हैं वो हमारे को फिर से कॉल करते हैं कि पैसे पेमेंट करो पेमेंट करो। फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो थर्ड पार्टी एजेंट हमारे घर के एड्रेस पे आते हैं, हमारे घर के एड्रेस पे आते हैं, हमसे बात करते हैं, घर वाले से बात करते हैं, आजू बाजू पड़ोसी लोगों से बात करते हैं कि इस बंदे के पास बैंक का ड्यू है, ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वगैरह वगैरह। फिर भी अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो लास्ट ऑप्शन होता है, ये रिकवरी एजेंट भी हमें सेटलमेंट का ऑफर देती है। और ये जो सेटलमेंट का ऑप्शन हमें मिलता है, ये मिलता है 7, 8 या 9 महीने बाद, यानी कि शुरुआती 1, 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मिलता है तो 7, 8 या 9 महीने बाद। देन अगर हम निगोशिएटेड अमाउंट पर एग्री हो जाते हैं तो हमारा अमाउंट सेटल हो जाता है। अब आते हैं फाइनल सवाल पे कि सेटलमेंट कितने का करें, सेटलमेंट कितने अमाउंट पर होना चाहिए। तो यह भी कोई डिफाइंड नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सेटलमेंट कस्टमर के राइट नहीं, क्योंकि अगर ये राइट होता तो सारी चीजें डिफाइंड होते कि भाई कितने % पे सेटलमेंट होनी चाहिए, सेटलमेंट कब होना चाहिए, ये सारी चीजें प्री डिफाइंड होती। लेकिन चूंकि सेटलमेंट राइट नहीं है तो अमाउंट भी डिसाइडेड नहीं है कि कितने % पर सेटलमेंट होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक निगोशिएशन का तरीका होता है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने, 500 रुपए अगर बोलता है दुकानदार, तो हम वहां पे निगोशिएट करते हैं, 300 रुपए देंगे, 250 रुपए देंगे, 200 रुपए देंगे, आगे पीछे करते करते बात बन जाती है। कहीं पे हम 500 रुपए का सामान 400 रुपए में खरीद लेते हैं, कहीं पे 500 रुपए का सामान 200 में भी खरीद लेते हैं। उसी तरह से निगोशिएशन यहां पे सेटलमेंट को लेकर के भी होता है कि मान लीजिए अगर हमारा 50,000 रुपए का ड्यू है, चाहे वो पर्सनल लोन का है या फिर क्रेडिट कार्ड का है,
तो फिर वहां पर क्या होता है कि पहला प्रपोजल जो बैंक की तरफ से रखा जाता है कि भाई हम सारे इंटरेस्ट हटा देंगे, सारे पेनल्टी हटा देंगे, और जो आपका रियल अमाउंट है, जितने का आपने खर्च किया है, जितने का आपने लोन लिया है, वही सिर्फ आपको पे करना है। यह पहला प्रपोजल होता है बैंक की तरफ से, क्योंकि बैंक को लगता है कि भागते भूत के लंगोटिए सही, यानी कि कुछ मिले ना मिले, हमारा जो बेस अमाउंट है, जो हमारा अमाउंट खर्च किया है इस कस्टमर ने, कम से कम वही हमें मिल जाए। यह पहला प्रपोजल होता है। लेकिन कई बार कस्टमर्स जो होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, मजबूरी होती है, वो उतने भी अगर नहीं कर पाते हैं, तो फिर यहां पे और भी नेगोशिएशन होता है। 50,000 के अमाउंट को फिर कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, 20,000 रुपए हम करेंगे। अब ये रिकवरी एजेंट और कस्टमर के बीच जो नेगोशिएशन होता है, वो आगे पीछे होते होते कई दिनों में एक फाइनल स्टेज पर पहुंचता है। चाहे वो 50,000 रुपए का अमाउंट 40,000 में सेटलमेंट हो जाए, 30,000 में सेटलमेंट हो जाए, या फिर 20,000 में सेटलमेंट हो जाए। यानी कि सीधे सीधे तौर पे कोई नहीं कह सकता कि सेटलमेंट कितने परसेंट पे होगा। कई बार 80% पे सेटलमेंट होता है, कई बार 50% पे सेटलमेंट होता है, कई बार 20% पे भी सेटलमेंट होता है। क्योंकि बैंक को अगर लास्ट टू लास्ट ये लगता है कि पैसा अब किसी भी कीमत पे नहीं निकलने वाला है, तो जो मिनिमम अमाउंट कस्टमर के तरफ से प्रपोज किया जाता है उस पर भी बैंक सेटलमेंट कर लेती है। लेकिन ये जो बैंक मिनिमम अमाउंट पर सेटलमेंट करने को एग्री तभी होती है जब लोन अनसिक्योर्ड होता है। लोन अनसिक्योर्ड होता है तभी मिनिमम से मिनिमम अमाउंट पर बैंक सेटलमेंट करने पर एग्री होती है। लेकिन अगर आपने अपनी कोई भी कीमती सामान गिरवी रख करके लोन लिया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई भी कीमती सामान गिरवी रख करके लोन लिया है, जैसे कि आपने गोल्ड अगेंस्ट लोन लिया है, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया है, या फिर प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिया है, तो फिर बैंक सेटलमेंट भी नहीं करती। क्या करती है? सीधे सीधे आपके उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगी और वहां से रिकवर करेगी। तो अनसिक्योर्ड लोन के मामले में इस तरह से पूरा सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है। और कितने अमाउंट में सेटलमेंट होता है यह डिपेंड करता है कि आप नेगोशिएशन कितने में करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सेटलमेंट होने के बाद आपका स्टेटस सिबिल रिपोर्ट में भी दिया जाता है, यानी कि सिबिल रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो देख ले, सेटलमेंट आपके सिबिल रिपोर्ट को पॉजिटिव नहीं बनाता बल्कि नेगेटिव बनाता है, और कई सालों तक यह स्टेटस आपके सिविल रिपोर्ट में भी दिखाता है। लॉकडाउन के बाद सेटलमेंट का केस बहुत ज्यादा देखने को मिला, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों की जॉब्स बहुत ज्यादा गई, लोगों की आमदनी बहुत घट गई, तो सेटलमेंट का केस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए मुझे लगा कि सेटलमेंट पर एक वीडियो तो बनता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।